हाँ, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ये जो अर्धवार्षिक का पेपर आया था अभी, वो मैं डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आधा नंबर का है ये प्रत्येक प्रश्न। मल्टी चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन इज द कॉल्ड, यानी क्लाउन मछली व सी एनिमोन के बीच संबंध क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कॉमन सी बात है कि एक को फ़ायदा होगा, यानी कॉमन सिलिज्म। इसमें देखो एक को फ़ायदा हो रहा है और सी एनिमोन को जीरो, न फ़ायदा न नुकसान, तो इसमें सहभोजिता होगा। क्या होगा? सहभोजिता। नेक्स्ट बात करें हम, ए बी बी सी सी जीनोटाइप कितने प्रकार के युग्मक बनाएगा। तो इसका सीधा सा मेथड है, मैं आपको सिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है इसमें। ए है ना, ए से कितना जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, ये बी, ये स्मॉल बी, और बी से कौन जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, स्मॉल सी, इससे भी सी जुड़ा हुआ है, इससे भी सी जुड़ा हुआ है। क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा ए बी सी, इसका भी बनेगा ए बी स्मॉल सी, इसका बनेगा ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो 4 युग्मक बनेंगे, सबको पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें कौन सा राइट होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये ए वाला राइट होगा, है ना। 4 है ना, कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखना, ये वाला, ये 4th वाला राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि ट्राइसोमिक आनुवंशिक रोग हैं। तो ट्राइसोमिक का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एन्यूप्लॉइडी, एक होती है न्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी, तो यहाँ पे इसके 2 प्रकार थे और इनके अंदर वापस सब टाइप्स थे। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि भाई किसी में जैसे मान लो 2n, जैसे 2n टोटल होते हैं, उसमें अगर 1 बढ़ रहा है या किसी में 2n+2 बढ़ रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ पे 1 बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइसोमी। तो आपको देखते हो कि 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति मैंने सिखा रखा आपको। तो डाउन, एडवर्ड और पर्टाउ, ये तीनों ही ट्राइसोमिक ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग है। तो यानी 18वें गुणसूत्र, ये 21वां होगा, ये 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति और 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। मतलब इसमें कितना हो जाएगा? 46 तो होते ही हैं और एक 21वां डबल है, तो प्लस, तो 47। तो इन तीनों में 47 गुणसूत्र होंगे। तो ये ट्राइसोमिक प्रकार का ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग है। एक होता है मोनोसोमिक। मोनोसोमिक का मतलब क्या होगा? मोनोसोमिक का मतलब है, अब इसमें अगर सूत्र की लगाएं तो क्या होगा? 2n+1, ये सूत्र होगा इसमें। मैंने नीचे समझा भी रखा, देखो DAP लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो ये वाला। यहाँ पे आप देखो कि 21 के गुणसूत्र के कारण DAP, ये 46+1, ये डाउन सिंड्रोम राइट होगा इसमें, है ना। तो ये आपको पता है। तो इसमें मोनोसोमी में क्या होगा और न्यूलीसोमी में क्या होगा? तो मोनोसोमी के अंदर एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? 2n-1। तो ये कितना हो जाएगा? 45। टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा इसका। एक और जैसे कि 2n-2, यानी 2 की कमी होगी, न्यूलीसोमी, ऐसे कुछ होगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर की पहचान के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला प्रश्न, कैंसर की पहचान के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक कौन सी है। तो देखो रेडियोग्राफी तो एक्सरे किरण है, और इसमें आप देख सकते हो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, CT स्कैन, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये सारी जो तकनीकें हैं ये सब कैंसर में काम आती है। लेकिन ये CT वाली है, ये भी रेडिएशन निकलता है इसमें खतरनाक,
है ना। और मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है। और इसमें जो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन है ये सबसे सुरक्षित मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद उसको बाहर भेज देते हैं, वहाँ उसकी जांच होती है, तो उस पर हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये सबसे सुरक्षित मेथड है। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये वाला होगा। नेक्स्ट है बीजांड द्वार से पराग नलिका का प्रवेश कहलाता है। बीजांड द्वार से पराग नलिका का प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो बीजांड होता है, जैसे मान लो ये बीजांड है, ये बीजांड है, 3 बीजांड बना रहा हूँ, ये पराग नलिका आ रही और यहाँ सीधी प्रवेश कर गई, ये इसको कहते हैं चेलेजा गेमी। ये क्या हुआ, यहाँ आई और यहाँ से अध्यावरण से प्रवेश कर गई साइड से, इसको हम क्या कहते हैं, तो मीसोगेमी। और एक होती है जो बीजांड द्वार यहाँ नीचे होता है, यहाँ से गर्म, यहाँ से प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं अपन पोरोगेमी। क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। ये पोरोगेमी, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है इसकी, ध्यान रखना। पोरोगेमी, POROGAMY होगा, पोरोगेमी होगा ये हिंदी से। तो ये वाला ऑप्शन से होगा, ठीक है, क्योंकि बीजांड द्वार से कुछ। नेक्स्ट है हमारी सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? ये तो क्वेश्चन है, इसमें होगा 1952 आंसर होगा। क्या होगा? 1952। कोलेस्ट्रॉल की प्रचुरता होती है, तो जो माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो बच्चों को पिलाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन खीस, है ना। उसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है ना। और सबसे ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी होती है IgA। कौन सी होती है? IgA। तो ये तो पीले कलर का होता है और बहुत कम मात्रा में होता है। तो जब बच्चा उत्पन्न होता है, सबसे पहले जब प्रसव होता है, तो सबसे पहले जो दूध निकलता है वो कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है, खीस कहते हैं उसको, और उसमें IgA सर्वाधिक होता है। तो सबसे पहले माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चों को 6 माह तक, है ना। और IgG जो है ये अपरा से माँ बच्चे को मिलता है, अपरा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा। और IgE जो है एलर्जी से संबंधित है। और IgM सबसे बड़ी एम, है ना, ध्यान रखना, इम्यूनिटी मतलब। तो ये है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसमें भ्रूण का एमनियोटिक द्रव निकालकर असामान्यताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो आपको जानती हो कि जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसके चारों तरफ एलेंटोइक, कोरियोनिक और एमनियोनिक ऐसे बहुत सारी ये होती है। तो उसके अंदर जो है द्रव भरा होता है। तो एमनियोटिक जो कैविटी होती है उसके अंदर द्रव भरा होता है, एमनियोटिक द्रव। उसको बाहर निकाल कर जांच की जाती है कि बच्चा का विकास, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उसकी वृद्धि और विकास सही ढंग से या सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो इसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेंसिस, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? एमनियोसेंटेंसिस, जो अभी तक भारत में ब्रांड है ये, क्योंकि लोग इसकी आड़ में ये भी पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की, जो कि गैर कानूनी है। क्योंकि एमनियोन द्रव के अंदर अगर लड़की है तो ग्राफियन जो फॉलिकल से क्या है, फुटिकाई डेवलप होने लग जाती है, तो उसमें दिख जाती है। तो ये क्या होता है कि अपराध है, तो ये प्रतिबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निषेचन के पश्चात बीजांड के बाहरी आवरण से क्या बनता है? तो सीधी सी बात है, मान लो ये बीजांड है, ये बीजांड है, यहाँ पे आप बता दूंगा आपको, ये बीजांड है और यहाँ पे ये द्वितीयक केंद्र की अंडाशय है और ये सहायक कोशिका है और ये अध्यावरण, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो ये देख सकते हो बीजांड। यहाँ पे बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। लेकिन जो बीजांड के जस्ट बाहर ये जो अध्यावरण दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं? 2 अध्यावरण है, एक तो है, तो ये तो बनाता है टेस्टा बाह्य अध्यावरण, और आंतरिक अध्यावरण बनाता है टेगमेन। टेस्टा का मतलब होता है बाह्य बीजचोल और टेगमेन का मतलब होता है आंतरिक बीजचोल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो ये बीजांड से तो बीज बन जाएगा और इसके बाहरी आवरण को क्या कहेंगे अपन? टेगमेन कहेंगे। क्या कहेंगे? टेगमेन। ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 oogonia से 10 प्राथमिक oocyte बनती हैं तो अंडजनन से के पूर्ण होने पर कितने अंडाणु बनेंगे। ये थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको। ये गैमेटोजेनेसिस के इसमें आया है, अंडजनन से आया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपके प्राइमरी oocytes आर फॉर्म टू 10 oogonia, है ना। तो ये मान लो एक oogonia लेते हैं अपन, और एक oogonia से क्या बनेगा, एक oocyte बनेगा, है ना। और ये एक oocyte क्या करेगा, ये प्राइमरी oocyte कहलाएगा। और प्राइमरी oocyte से 2 बनेंगे, उनको बोलेंगे अपन सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। और इन सेकेंडरी oocyte से देखो आगे होगा तो इससे 4 बनेंगे, है ना। ये 1 2 3 4, तो इसमें 3 तो पोलर बॉडी बन जाएगी, है ना। 3 तो क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी, और एक अंडाणु बन जाएगा। जैसे मान लो ये अंडाणु बन गया, और ये तीनों क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी बन जाएगी, यानी ध्रुवकाय बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक oogonia से एक अंडाणु बनता है, तो 10 oogonia से 10 अंडाणु बनेंगे। सीधा सा आंसर था, ये बी वाला राइट है। इसमें अप्लाइड प्रश्न आए थे बहुत सारे, तो इसमें पेपर थोड़ा टफ है, लेकिन आपको अगर पूरा डीपली नॉलेज है तो आप कर सकते थे इसको। बच्चों के पेपर हार्ड था वैसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो इकोसिस्टम जो टर्म है द गिवन बाय टेंसले नामक साइंटिस्ट। तो इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय टेंसले, तो यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट कॉइंड द वर्ड इकोसिस्टम इन टेंसले, टेंसले होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म यानी जीव। क्या होगा इसका आंसर, तो इसमें तो हो जाएगा टेंसले पहले वाले में, इसमें, और इसमें हो जाएगा आपका जीव, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। अच्छा, चरघातांकीय जनसंख्या वृद्धि का सूत्र क्या होगा, नेक्स्ट प्रश्न था। तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू आर एन, ये फार्मूला आपको याद रखना है, चरघातांकीय वृद्धि सूत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो कौन सी प्रोटीन है, तो क्राई प्रोटीन है। क्या होगा आंसर यहाँ पे, क्राई प्रोटीन। इसी में आपको कुछ नहीं करना था, यही शब्द लिखना था क्राई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम जो डीएनए खंडों को काटने का काम करता है। एंजाइम जो डीएनए खंडों को काटने का काम करता है, तो डीएनए खंडों को काट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सरीसृप पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है। तो ये तो आपको पता ही है, ऑर्कियोप्टेरिक्स, है ना। पक्षी और सांप के बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। ये सिट्रिक अम्ल का उत्पादन कौन से कामों द्वारा किया जाता है, एस्परजिलस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्परजिलस। इसका आंसर ये यहाँ पे देख सकते हो आप, एस्परजिलस, ये दे रखा है एस्परजिलस नाइजर। कवक से सिट्रस अम्ल प्राप्त किया जाता है। वैसे तो नींबू से प्राप्त होते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप से पूछ रहा है ये। अच्छा, सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक में होता है, तो ये तो साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टोगेना बिना वगैरह, एंटोफिक्सन में काम में लेते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रमोटर, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर, यानी यूनियन का क्या कार्य है। प्रमोटर को यूनियन कहते हैं। तो प्रमोटर आपको बताइए ऑपरेटिंग करने का काम करता है। प्रमोटर पर लाकर हम कोई भी अगर एंजाइम छोड़ते हैं तो वो क्या कराता है, आगे अनुलेखन चालू करवाता है ना। लेकोपेरोन के अंदर प्रमोटर पर जाकर अगर प्रमोटर से ही जो जीन का क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। तो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने। और डार्विन का 2 प्रश्न आया यहाँ पे। वो अनुकूलित सिद्धांत जो आया वो हिंदी का है, जिसने गैलोपेगोस द्वीप पे जाके वर्क किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशावली विश्लेषण क्या है ना। तो ये तो वंशावली विश्लेषण जो है, जो
बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि भाई कोई रोग वगैरह हो रहा है किसी में तो क्यों हो रहा है, तो ये इसकी परिभाषा आपको लिखनी थी इसमें। एक और लास्ट पे ये प्रश्न देख लो जो पुरुष साथी वंध्यता को अवस्था में गर्भधारण के लिए आप किस तकनीक का उपयोग करेंगे, तो इसमें होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन, मतलब दूसरे कृत्रिम रूप से वीर्य लेकर अपन को मादा की जो है उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्य सेचन इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्र चक्र को परिभाषित कीजिए। तो मंत्र चक्र किसमें चलता है, गाय भैंस के अंदर चक्र चलता है और जानवरों के अंदर माहवारी चलती है जो एक विशेष ऋतु में होती है, उसको मंत्र चक्र कहते हैं। तो उसकी परिभाषा लिखनी थी। और बैसिलस थुरिंजिस का जैवनाशी में क्या उपयोग है, तो बीटी कॉटन बनाया ही है जो कपास की किस्म है जो क्या है कीट प्रतिरोधी है। ठीक। अच्छा एक और है डाई एमिनेज एंजाइम एडेनोसिन का क्यों आवश्यक है, तो ये जो है बच्चों में क्या इसकी कमी से क्या हो जाता है, ब्लड का निर्माण नहीं होता है, तो इससे संबंधित है। तो ये कुछ प्रश्न थे और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक।